तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों जो चौहान वंश है उसमें अपने अजमेर या सांबर के चौहान, इसके अलावा रणथंभौर के चौहान अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने दोस्तों यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जालोर के चौहान। अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ जानेंगे, कौन सा शासक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा यहाँ पे युद्ध है जो प्रमुख है, कितने साके हुए। इसके अलावा सभी एग्जाम में दोस्तों ये आपके काम आने वाला है। अच्छे से हर एक चीज़ को समझेंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्लास लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको जालोर का पूरा चौहान वंश समझना है तो पहले आप अजमेर सांबर के चौहान पढ़ो। वैसे आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब जालोर का चौहान वंश अपने पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपने उसके संस्थापक की बात करते हैं कि संस्थापक कौन आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आने वाले एग्जाम में वो यही है कि जालोर के चौहान वंश की स्थापना किसने की। तो कीर्तिपाल चौहान का नाम होता है। कब की, तो ये भी याद रखोगे 1181 ईस्वी में यहाँ पे की जाती है। कब की जाती है? 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की जाती है। जाबालीपुर इसका नाम मिलता है दोस्तों बिजोलिया प्रशस्ति में। जालोर को क्या कहा गया है? जाबालीपुर कहा गया है जालोर को। अब ये जो जाबाली होते थे उनके नाम पे भी कहा गया है कि महर्षि जाबाली की ये तपोभूमि या कर्म भूमि हुआ करती थी, तब इसे जाबालीपुर भी कहा गया। मेन ये है कि जो आपको स्थापना किसने की ये याद रखना है। इसके बाद बात करें तो जो एक जालोर का किला आता है दोस्तों उसे सुवर्णगिरी, ठीक है, कांचनगिरी, सोनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्णगिरी है वो तो जैसलमेर वालों को कहते हैं, सुवर्णगिरी बोले तो किसको कहेंगे? जालोर वाले को। तो ये थोड़ा सा अपने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सुंदर सा दुर्ग देख रहे होगे आप, जालोर दुर्ग। सुवर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी, ये तीनों नाम किसके हैं दोस्तों? जालोर दुर्ग के नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। इसके अलावा बात करें तो जो कीर्तिपाल चौहान है ये उपाधि धारण करते हैं कीतु एक महान राजा। किसकी? कीतु एक महान राजा की उपाधि यहाँ पे धारण करते हैं या इन्हें कहा जाता है। तो जो ये कीतु एक महान राजा की उपाधि है ये किसने दी? मोहनोत नैण सिंह के द्वारा दोस्तों ये उपाधि दी जाती है। किसको? कीर्तिपाल चौहान को। अब अगर अपने बात करें आगे दोस्तों तो इसका आगे उत्तराधिकारी समर सिंह आता है। कौन आता है? समर सिंह। अब समर सिंह यहाँ पे प्राचीर, कोषागार, शस्त्रागार, इन सभी चीज़ों का निर्माण करवाता है और इसके समय ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये गुजरात के शासक आते हैं भीमदेव द्वितीय, इससे अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह करता है। इसके बाद जो शासक आता है दोस्तों उदय सिंह आता है, जिसका शासनकाल यहाँ पे रहने वाला है 1205 से 1257 ईस्वी। जालोर का राज्य विस्तार करता है। इल्तुतमिश के आधिपत्य वाले मंडोर व नाडोल को हस्तगत किया व गुजरात के लवण प्रस्ताद को भी यहाँ पे ये परास्त करता है। गोड़वाड़ व मेवाड़ के भागों पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करता है। मतलब अपने राज्य विस्तार को पूरा अच्छे से ये करता है और अपनी जो चौहान जालोर के चौहानों की शक्ति है उसको मजबूत करता है और ज़्यादा। अब इसके बाद आता है अगला जो उत्तराधिकारी चाचिक देव आता है। ठीक है, 1257 से 1282। उपाधि की बात करें तो दोस्तों ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। अब इसके समय तो ये था कि दोस्तों कि किसी ने यहाँ पे हिम्मत ही नहीं की, मतलब आक्रमण करने की। ये इतना शक्तिशाली था चाचिक देव। ठीक है, कोई भी नसीरुद्दीन महमूद व बलबन का समकालिक शासक था, मगर इन्होंने चाचिक देव पर आक्रमण करने का बिल्कुल भी यहाँ पे साहस ही नहीं किया किसी भी तरीके से। तो इस समय जो जालोर के चौहान है वो बहुत मजबूत आते हैं। फिर सामंत सिंह आता है दोस्तों जो 1282 से 1305 ईस्वी तक यहाँ पे शासनकाल रहता है। जलालुद्दीन खिलजी 1291 ईस्वी में सांचौर तक आया था, लेकिन दोस्तों ये सारंगदेव बाघेला की मदद से वह आगे बढ़ने से उसको रोक लिया गया। अब मेन आता है दोस्तों जो सबसे प्रतापी शासक कान्हड़ देव चौहान आता है, जिसका शासनकाल 1305 से 1311 ईस्वी तक रहेगा। इसके बारे में और इसके पुत्र वीरम देव के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों बात करें तो दिल्ली में इस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है। ये सोमनाथ मंदिर को तुड़वाने के लिए भेजता है उल्लू और नुसरत खां को। ठीक है, अपने सेनापतियों को भेजता है।
अब यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जब ये मेवाड़ में से गुजर रहा था ना, तो चित्तौड़ के समय शासक उस समय कौन था? समर सिंह। और उनका जो सेनापति आता है एक निम्बा, वो यहाँ से इनसे टैक्स लेता है। फिर ये वापस जाते हैं तो रास्ता बदल लेते हैं, जालोर के साइड से जाते हैं ये। अब यहाँ से जाने का सोचते हैं तो यहाँ से इनको वापस बंदी बना लिया जाता है और इनसे जो मूर्तियाँ वगैरह है वो छीन ली जाती है और इन्हें वापस यहाँ पे लूट मार होती है। तो इस कारण से भी ये नाराज़ था अलाउद्दीन खिलजी। और एक कहते हैं, अब इसके बाद आगे और घटना आएगी। देखो, सबसे पहले 1305 ईस्वी की बात अपने देखेंगे। अब दिल्ली में है एक के अलाउद्दीन खिलजी, तो वो सारी मैंने कहानी आपको बताई थी कि कैसे कैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे इन पे गुस्सा हो गया। अब इनका सेनापति आता है एन उल मुल्क मुल्तानी। अब ये क्या करता है? आक्रमण करता है, लेकिन बाय चांस ये यहाँ पे क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। संधि के तहत दोस्तों यहाँ पे कानड़ देव का पुत्र दिल्ली दरबार में चला जाता है। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है कि इसकी एक बेटी आती है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, क्या? फिरोजा। अब ये फिरोजा को वीरमदेव क्या है? पसंद आ जाता है। ठीक है, फिरोजा को वीरमदेव पसंद आ जाता है, ये इसे लाइक करने लग जाती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसका अगर इससे विवाह करना चाहता है तो कानड़ देव जो है वो ये संबंध स्वीकार नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपने बात करें, अब एक तो ये कारण आता है। अब एक दोस्तों यहाँ पे एक कारण और आता है कि जब ये संधि हुई ना, तो ये जो हिंदू शासक थे उनको क्या है कि चुनौती दे रहा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके चलते ये वापस आ गए यहाँ पे और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी कि हम इनसे थोड़ी हार मानेंगे। ठीक है, फिर अब अगर बात करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। वीरमदेव से विवाह करना चाहती थी, कानड़ देव यहाँ पे प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। तो ये सारी बातें किसमें, कौन कहता है? ये कहता है नैणसी। ठीक है, मोहनोत नैणसी कहता है ये। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने हिंदू शासकों की शक्ति को यहाँ पे चुनौती दी, तो ये फरिश्ता बोलता है। अब बात करते हैं दोस्तों 1308 सिवाना दुर्ग की घटना आती है। सबसे पहले आपने को क्या याद रखना है कि जो सिवाना दुर्ग है ना, ये जालोर दुर्ग की कुंजी है। अगर आपने जालोर दुर्ग जीतना है तो सिवाना दुर्ग जीतना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आक्रमण सिवाना दुर्ग पे हुआ था। अगर आपसे क्रम भी पूछे तो क्रम पूरा याद रखोगे आप। ठीक है, पहले रणथंभौर पे आक्रमण करता है, फिर चित्तौड़ पे, फिर इसके बाद दोस्तों सिवाना पे, फिर जालोर पे। फिर इसके अलावा जो सिवाना दुर्ग, एक तो जालोर दुर्ग की कुंजी है, एक मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, जो सिवाना दुर्ग की अगर बात करें दोस्तों अपने, अब अगर वर्तमान में बात करें तो दोस्तों ये सिवाना दुर्ग आपके कहाँ चला गया? ये चला जाता है अब आपके बालोतरा जिले में। ठीक है, जो बाड़मेर से बालोतरा जिला मिला है, तो मतलब जो सिवाना जगह है ये कहाँ पे चली गई? बालोतरा में। तो अब अपने सिवाना दुर्ग को क्या पढ़ेंगे कि सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बालोतरा में। और है कहाँ पे? हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्देश्वर की पहाड़ी पर। इसके अलावा जालोर दुर्ग की कुंजी, ये अपने बात बता ही चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो प्रशासक होता है ना, जो सिवाना दुर्ग को हैंडल करता है, वो होता है शीतल देव। ठीक है, और इसका सेनापति आता है बावले पंवार। शीतल देव का पुत्र होता है सोम। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति आता है कमालुद्दीन गुर्ग। ये यहाँ पे बावले पवार को लालच में मिला लेता है, अपनी ओर मिला लेता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? धोखाधड़ी करके यहाँ पे युद्ध को जीत लेते हैं या किले को जीत लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और हार जाते हैं, इनको हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, शीतल देव को। अब ये सिवाना दुर्ग जीत कर यहाँ पे वही नाम बदलने वाला काम करते हैं, यहाँ पे खैराबाद इसका दोस्तों नाम रख देते हैं 1308 ईस्वी में। और कमालुद्दीन गुर्ग को प्रतिनिधित्व दे देते हैं कि तू संभाल इसको। अब फिर आगे जाते हैं, 1311 की बात आती है दोस्तों। दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी, जालोर के कानड़ देव चौहान आते हैं। अब यहाँ पे सेनापति आता है दैया बीका, ये भी बिक जाता है दोस्तों। सेम वही काम करता है, लालच देकर, क्योंकि ये युद्ध कभी वीरता से नहीं जीत पाए और सामने से नहीं जीत पाए, हमेशा पेट पीछे वार करके जीते हैं, या किसी को लालच देकर कि मैं तेरे को आगे, ठीक है, तो अपने ही धोखा देते हैं। तो पुत्र वीरमदेव। अब यहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों जो ये युद्ध होता है, और यहाँ पे दोस्तों जो साका भी होता है, पुत्र वीरमदेव भी यहाँ पे क्या है कि अपने माता आशापुरा के सामने कटार घोंप कर अपनी हत्या कर लेता है।
और यहाँ पे जो कान्नड़ देव है ये केसरिया करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं केसरिया। और महिलाएं क्या करती है, जोहर करती हैं। और जालोर का नाम जीतकर ये क्या रख देता है, जलालाबाद रख देता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्या इसने नाम किया, जलालाबाद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये विश्वासघात के कारण ये युद्ध हार गए थे यहाँ पे कान्नड़ देव चौहान, वैसे बहुत प्रतापी शासक थे। फिर इसकी बात करें दोस्तों, इनके समय जो कान्नड़ देव प्रबंध पुस्तक है ये पद्मनाभ के द्वारा लिखी गई, अक्ष्यराज के शासनकाल में, किसके, अक्ष्यराज के शासनकाल में लिखी गई। तो यहाँ पे दोस्तों जो साका भी पूछ सकता है आपको, जालोर का कब हुआ, तो 1311 ईस्वी में होता है। तो इसी के साथ ही दोस्तों जो जालोर के चौहान वंश है ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।